नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। ये क्लास है कंप्यूटर नॉलेज की, जो रोजाना सुबह 5 बजे आपको प्रोवाइड करी जाएगी। जैसे कि मालूम है कि अभी मेरा जो सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो आरबीआई असिस्टेंट को रिगार्डिंग, तो यही आरबीआई असिस्टेंट रिगार्डिंग ये क्लासेस अभी चलेगी। फिर टाइम टू टाइम आपको जैसे चैप्टर्स की क्लासेस और किसी अदर एग्जाम्स की क्लासेस, वो सारी आपको इसी स्लॉट पे मिलती रहेगी। तो रोजाना इसी टाइम पे आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कर दे। मैं हाफ एन आवर का समय लूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करके जाऊंगा। तो हर दिन आप 5 बजे यहाँ पे कनेक्ट होइएगा और क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अगर नहीं भी कनेक्ट है, बाद में वीडियो को जरूर देखिएगा, रोजाना आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं आज क्या करने वाले दोस्तों। तो आज मैं करने वाला हूँ आरबीआई असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करूंगा। अब बहुत 2015-16 का पेपर है जो मैं आज जिक्र करने वाला हूँ आपके सामने में, जो आरबीआई असिस्टेंट में आ चुका है। और कंप्यूटर के क्वेश्चन कैसे थे वो यहाँ पे हम देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था दोस्तों यहाँ पे। तो बच्चों, ये पहला सवाल आप देख सकते हो, विच इज द कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। इनमें से कौन सा एक ऐसा कंप्यूटर है, एक सेकेंड, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर है जो अदर कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइड करता है किसी भी नेटवर्क में। सबसे पहले नेटवर्क के बारे में बात समझ लेते हैं। नेटवर्क क्या होता है दोस्तों। अगर नेटवर्क की बात करें तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है और डेटा का शेयरिंग करता है, उसे ही नेटवर्क कहते हैं। दोबारा बताता हूं, कहीं लिख लेना। नेटवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड परफॉर्म डेटा शेयरिंग इज नॉन एज ए नेटवर्क। यानी एक से अधिक कंप्यूटर का कलेक्शन हो, सब में कनेक्शन हो और डेटा शेयरिंग हो, तो उसे ही हम लोग नेटवर्क कहते हैं। पहला पार्ट तो नेटवर्क हो गया दोस्तों। दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट ये समझिएगा, इन सारे कंप्यूटर में जो भी कनेक्टिविटी बनती है उसमें कुछ ऐसा कंप्यूटर होता है जो सर्विस प्रोवाइडर होता है। बच्चों, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, और कुछ ऐसा कंप्यूटर होता है जैसे सर्विस रिसीवर होता है, ठीक है, सर्विस रिसीवर होता है। तो दोस्तों, जो सर्विस प्रोवाइडर कंप्यूटर होता है उसे हम लोग सर्वर कहते हैं, और जो सर्विस रिसीवर होता है उसे हम लोग क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह की बात है यहाँ पे। जैसे हम अपने बारे में बात करें दोस्तों, चूंकि मैं क्लासेस दे रहा हूं यहाँ पे और हमसे यहाँ पे लाखों करोड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो बच्चे हो गए सर्विस रिसीवर और हम हो गए सर्विस प्रोवाइडर। मेरा जो कंप्यूटर है वो सर्विस दे रहा है और आपका कंप्यूटर जो सर्विस रिसीव कर रहा है, इसीलिए मेरा कंप्यूटर कहलाएगा सर्वर और आपका कंप्यूटर कहलाएगा क्लाइंट, ठीक है। तो उसी की तरह बात करते हैं। यहाँ पे इसी पूछा गया है, इनमें से कौन सा है जो रिसोर्स प्रोवाइड करता है अदर कंप्यूटर को, प्रोवाइड करता है, दैट मींस कौन होगा? तो वो मेरा सर्वर ही होगा जो अदर कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। 1 गीगाबाइट इज अप्रोक्सीमेटली 1 जीबी बराबर अप्रोक्स क्या होता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से हल भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, जैसे कि आपको मेमोरी यूनिट के बारे में हम लोग जिक्र भी किए हैं और आगे करते भी रहेंगे। तो मैं बताता हूं, यहाँ पे पूछा गया 1 जीबी बराबर। मेमोरी हिरार्की के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि बिट सबसे छोटा यूनिट है। बिट का मतलब 0 या 1 होता है। बिट के बाद हमारा निबल होता है दोस्तों, और निबल के बाद हमारा होता है बाइट। और एक सेकेंड, 4 बिट का मतलब 0 या 1 हो गया, निबल का मतलब 4 बिट होता है, और बाइट का मतलब 8 बिट होता है दोस्तों। और उसके बाद आता है हमारा केबी। 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट। उसी तरह अगर हम बात करें, आता है एमबी, और 1 एमबी बराबर होता है 1024 केबी। उसी तरह आता है उसके बाद जीबी, और 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी। ये हिरार्की है। जीबी के बाद टीबी, पीबी, ईबी, एक्सबी, जेडबी, ये सारा हिरार्की चलता रहता है। तो सवाल पूछा गया है कि 1 जीबी ये किसके बराबर है, ठीक है। और आंसर दिया गया है अप्रोक्स में। तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर कहा जाए 1 केबी बराबर, समझिएगा थोड़ा, 1 केबी बराबर हम लोग कहते हैं 1000 बाइट। बच्चों, 1000 बाइट को लिख सकते हैं 10 का पावर 3 बाइट, ठीक है। यानी कि एक मामला क्लियर है कि 1 केबी बराबर चूंकि 1024 बाइट होता है, तो लगभग हम लोग कह सकते हैं, एक सेकंड मैं पूरा बोर्ड पे समझा देता हूं इसको, समझिएगा, बहुत अच्छा चीज है ये, समझने वाली चीजें है बच्चों। जैसे भी मैंने बोला कि 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट। 1024 बाइट होता है बच्चों। 1024 को लगभग लिख सकते हैं 1000 बाइट, लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 1000 लगभग तो 1000 ही बाइट होगा। उसी तरह अगर 1 एमबी की बात करते हैं तो 1 एमबी बराबर क्या होता है? तो दोस्तों, 1 एमबी बराबर होता है 1024 केबी। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइट में तो क्या लिखेंगे? 1024 गुने 1024 बाइट।
ऐसे ही लिखेंगे। और फिर इसको अगर लगभग में लिखेंगे तो 1000 गुने 1000 लिखेंगे, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। और ये हो जाएगा 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 3, यानी कि 10 का पावर 6, यानी कि 1 MB बराबर 10 का पावर 6, और 10 का पावर 6 के बराबर हम लोग जानते हैं कि मिलियन होता है। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल रूल चला आ रहा है और ये समझने के लिए, लेकिन आपको मैं याद करवा दूंगा। तो अगर हमसे पूछा जाता कि 1 मिलियन बाइट बराबर क्या होगा तो हम आंसर कर देते 1 MB, लेकिन हमसे पूछा गया है GB के बारे में, 1 GB बराबर। तो दोस्तों याद रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक मैं बता देता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए 1000 बाइट, अगर आपसे पूछा जाए 1000 बाइट, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, जैसा मैंने समझाया वो KB आ रहा है। उसी तरह अगर पूछा जाए 1 मिलियन बाइट, 1 मिलियन बाइट, तो 1 मिलियन बाइट, तो 1 मिलियन बाइट बराबर होता है 1 MB। 1 मिलियन बाइट बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 MB होता है। उसी तरह 1 बिलियन, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, बिलियन, तो 1 बिलियन बराबर क्या होगा, 1 GB बाइट। उसी तरह 1 ट्रिलियन बाइट अगर पूछा जाएगा तो वो हमारा होगा 1 टेराबाइट। ऐसे करके ये चलता है। तो जो नॉर्मली इतना ही तक आपसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था बिलियन बाइट बराबर, ऐसे याद रख लेना। M फॉर मिलियन, M फॉर MB, T फॉर ट्रिलियन, T फॉर TB, और बिलियन से हमारा GB, ऐसे नॉर्मली याद रख लेना बच्चों। तो ये एक सिस्टम होता है जिसके माध्यम से ये आता है, लेकिन आपको इतना ही याद रखोगे तो काम हमारा हो जाएगा। इससे और भी प्रश्न बनते हैं जो हम जब एक नंबर सिस्टम का चैप्टर ही पढ़ा देंगे यहाँ प्रॉपर, जिससे आपको ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। लेकिन स्पेसिफिक इस क्वेश्चन के लिए हमें ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि 1 मिलियन बराबर 1 MB, 1 बिलियन बराबर 1 GB, 1 ट्रिलियन बराबर 1 TB। अगर यहाँ पे 10 मिलियन होगा तो 10 MB हो जाएगा, अगर 10 बिलियन होगा तो 10 GB हो जाएगा। ऐसे करके ये मामला हमारा चलता रहेगा बच्चों। तो आते हैं पुनः क्वेश्चन पे। तो आंसर मेरा मिल गया, 1 बिलियन बाइट बराबर क्या होता है, तो 1 बिलियन बाइट बराबर हो जाएगा हमारा 1 GB, यानी कहीं था 1 बिलियन बाइट, दैट इज ये वाला। ठीक है बच्चों, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 1 GB बराबर 1 बिलियन बाइट। वही अगर MB रहता तो मिलियन बाइट, 1000 रहता तो KB, 1000 रहता तो KB हो जाता, ट्रिलियन रहता तो TB हो जाता। यही वाला लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। इन MS इंटरनेट एक्सप्लोरर व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए फेवरेट बॉक्स। अगर फेवरेट बॉक्स को ओपन करना है तो कौन सा शॉर्टकट की होगा। देखो शॉर्टकट की का अंत नहीं है, जितना यूज करो, जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। ये स्पेसिफिक सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में पूछा गया, कभी कभी सिर्फ विंडोज का शॉर्टकट की पूछा होता है, कभी कभी वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, अलग अलग शॉर्टकट। तो अनंत है ये दुनिया, ठीक है। इसका तरीका यही है कि आप रेगुलर यूज करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ये चीजें धीरे धीरे नई नई चीजें आपको मिलती जाएगी। जैसे यहां पूछा गया कि शॉर्टकट की टू ओपन ए फेवरेट बॉक्स, तो वो हमारा कंट्रोल D होता है। कंट्रोल D से हम लोग फेवरेट बॉक्स के बारे में ओपन करते, एक तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें सारे बुक मार्क्स होते हैं हमारे फेवरेट वाले, वो ओपन हो जाते हैं, तो कंट्रोल D से हो जाता है। इसी तरह कंट्रोल F मेरा फाइंड करने के लिए इस्तेमाल में लाना होता है, किसी को सर्च करना है तो। कंट्रोल W जो होता है वो क्लोज द विंडो, अगर मुझे इंटरनेट एक्सप्लोरर ऊपर में बहुत सारे टैब खुले हैं तो कंट्रोल W करते जब बंद हो जाएगा वो, तो कंट्रोल W क्लोज द टैब करता है हमारा। तो ये सबका अलग अलग यूज है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एग्जाम्पल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, इनमें से कौन सा है जो एक हमारा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा है जो हमारा एक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एग्जाम्पल है बच्चों। तो वो हमारा क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पे, वो मेरा कीबोर्ड होगा, माउस होगा, या फिर हमारा मॉडेम होगा, या प्रिंटर होगा, या मॉनिटर होगा। तो बच्चों याद रखिएगा, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस यानी एक तरह से नेटवर्किंग डिवाइस, वो मेरा मॉडेम होता है। मॉडेम है जो टेलीकम्युनिकेशन है, बस उसके अलावा ये मेरा इनपुट डिवाइस है, ये भी मेरा इनपुट डिवाइस है, ये मेरा आउटपुट डिवाइस है, और ये भी मेरा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस को इनपुट के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी दिमाग में रख लेना। तो बच्चों यहाँ मॉडेम क्या है, तो मॉडेम हमारा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है। मॉडेम को ये भी कहा जाता है, ये इनपुट प्लस आउटपुट है, यानी कि अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है दोनों इनपुट आउटपुट है, तो बच्चों वो मेरा मॉडेम है, ठीक है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है तो बच्चों, तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी याद रख लेना। अब ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, तो सिग्नल को कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग इंटरनेट पे या नेटवर्क पे काम करते हैं तो दोनों सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है। हमको एनालॉग सिग्नल की भी आवश्यकता पड़ती है और डिजिटल सिग्नल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो बेसिकली अभी अगर हम बात करें, कोई भी अगर मान लो हम आपको कोई मेल कर रहे हैं,
कोई मेल कर रहे हैं तो क्या हम तार लगा हुआ आपके यहां से मेरे कंप्यूटर का तार तो लगा हुआ नहीं, यानी सिर्फ इसका काम तो नहीं हो रहा है, मेरा इसका भी काम हो रहा है। तो आप इसी तरह समझिए कि जब भी हम लोग कोई सिग्नल ट्रांसफर करते हैं, मेरा कंप्यूटर तो डिजिटल कन्वर्ट क्रिएट करता है, फिर उसको एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है, रिसीवर के पास जाता है तो वो एनालॉग ही रिसीव होता है, फिर उसको डिजिटल में कन्वर्ट होता है, तब जाके वो मेरा मेल पढ़ पाता है। क्योंकि ये कन्वर्जन पूरा जो है वो जिम्मेदारी होता है मॉडेम का, और इसीलिए इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सिग्नल कन्वर्जन का काम करता है कौन, तो मॉडेम। फुल फॉर्म क्या हो गया, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, इन टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क इज अ मेथड बाय विच मल्टीपल एनालॉग सिग्नल और डिजिटल डेटा स्ट्रीम आर कंबाइन इनटू वन ओवर शेयर मीडियम। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर नेटवर्क मेथड है, यानी तरीका है, जिसमें हो क्या रहा है कि मल्टीपल सिग्नल जो है वो एनालॉग और डिजिटल भी है, और वो मेरा एक सिग्नल में स्ट्रीम कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल शेयर मीडियम। ठीक है, तो ये काम कौन सा कर रहा है, मल्टीपल टू वन कौन कर रहा है दोस्तों। तो बेसिकली ये जो काम होता है वो मेरा करता है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग एक डिवाइस होता है, नेटवर्किंग डिवाइस, एक टेक्निक है, आप टेक्निक भी इसको कह सकते हैं। इसमें होता है क्या है कि अब सिंपल सा बात है कि मल्टीपल इनपुट रहता है और इसमें सिंगल आउटपुट होता है। ठीक है, सिंगल आउटपुट होता है, मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट, और ये मेरा सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कि टेलीफोन कंपनी मल्टीप्लेक्सिंग, और इसका जस्ट उल्टा होता है डीमल्टीप्लेक्सिंग। डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है बच्चों, तो उसमें क्या होगा कि एक इनपुट होगा और मल्टीपल आउटपुट होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके घर के इलाके में अगर लगा है पीएनटी कनेक्शन, टेलीफोन होता है ना वाला, पीएनटी कनेक्शन लगा हुआ है, तो सिंपल सा बात क्या है कि आपके मोहल्ले में एक छोटा सा डिवाइस लगा दिया गया होगा, जहां से आपके मोहल्ले में जितने भी कनेक्टिविटी होगी सबको लाके उसमें जोड़ दिया गया होगा, और उससे एक वायर अपने एक्सचेंज को ले जाया गया होगा। इससे फायदा ये होता है अगर किसी तरह का एरर अकरेंस आती है तो ऐसा नहीं कि पूरा दुनिया का वो डिवाइस चेक करेगा, बस उस मोहल्ले को जाके चेक करके सही कर देगा। तो यही होता है मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट। मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट ये हमारा कौन करता है, तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सिंग करता है। इसका जस्ट उल्टा है, वो डीमल्टीप्लेक्सिंग में होता है। तो मल्टीप्लेक्सिंग ही याद रखिएगा बच्चों, जो ये काम हमारा कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। Which of the following standard protocol is used for transferring file from one host to another host over a TCP based network? ठीक है, दो चीजें यहां पे समझना होगा कि सबसे पहले कि ये सब प्रोटोकॉल क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले प्रोटोकॉल क्या है, तो प्रोटोकॉल कहा जाता है, आप ऑप्शन देखिए, दिमाग लगाइए और आंसर कीजिए, लेकिन तब तक हम इसका जवाब बताते हैं, समझाते हैं। प्रोटोकॉल बेसिकली होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, किसी भी नेटवर्क में जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उसे ही प्रोटोकॉल कहा है। प्रोटोकॉल हर जगह इस्तेमाल होता है, हर जगह। हम लोग कहते हैं कि रोड में बाएं साइड चलना एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, वोट 18 साल बाद ही दिया जा सकता है, ये हमारे संविधान का प्रोटोकॉल है। उसी तरह नेटवर्क में बहुत सारा प्रोटोकॉल होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे ये एफटीपी प्रोटोकॉल है। एफटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका काम है अगर कोई फाइल अपलोड या डाउनलोड होता है तो वो एफटीपी ही करवाता है। आपने सुना होगा एचटीटीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कोई भी सर्वर से वेब पेज को एक्सेस करने का जो काम है वो मेरा एचटीटीपी ही करता है। एसएमटीपी, मेल सेंड करना है, अगर कोई मेल हमारे लैपटॉप से या मोबाइल से जाता है तो वो मेरा एसएमटीपी ही करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एफटीपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी, ऐसे करके हजारों प्रोटोकॉल्स हैं जो नेटवर्किंग में काम में लाए जाते हैं। तो इसमें जो सवाल मेरा पूछा गया था, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका काम होता है ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। एक होस्ट से अनदर होस्ट कहने का मतलब है कि एक मशीन से दूसरे मशीन का। ठीक है, और टीसीपी बेस्ड कहने का मतलब है कि नेटवर्किंग का जो मॉडल है, दो तरह का मॉडल काम करता है। एक ओएसआई मॉडल काम करता है, एक टीसीपी मॉडल काम करता है। ये 7 लेयर पे काम करता है बच्चों, और ये 4th लेयर पे काम करता है। तो इसी के बारे में चर्चा कर रहा था कि टीसीपी बेस्ड कोई नेटवर्क है, आमतौर पे अभी जो इस्तेमाल होता है वो टीसीपी ही बेस्ड होता है। तो इसमें अगर भेजा जा रहा है और मेरे को फाइल ट्रांसफर करना है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में, तो इनमें से किसका उपयोग करेंगे? तो आंसर बच्चों यहां पे हमारा हो जाएगा एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो मेरा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अगला, इनमें से कौन सा है जो एक बाइनरी नंबर नहीं है? इनमें से कौन सा है जो एक बाइनरी नंबर नहीं, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर का जवाब हम लोग ढूंढते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, इसमें से ये जो है ये बाइनरी नंबर,
यानी कि ये जो है ये मेरा बाइनरी नंबर नहीं। क्यों नहीं? याद रखिएगा बाइनरी किसे कहा जाता है? वो नंबर, वो बाइनरी याद रखिएगा, वो जो 0 या 1 से मिलके बना होता है उसे बाइनरी कहते हैं। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्टल नंबर कौन है या नहीं, तो वो नंबर जो 0 से 7 तक के अंकों का उपयोग करे उसे हम लोग ऑक्टल कहते हैं। इसी तरह पूछा जाए कि सर डेसिमल नंबर कौन होता है बच्चों, तो याद रखिएगा वो नंबर जो 0 से 9 तक के अंकों का उपयोग करे उसे हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं। उसी तरह आपसे पूछा जाए बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर किसे कहते हैं बच्चों? हेक्साडेसिमल नंबर, तो याद रखिएगा वो नंबर जो 0 से F तक के अंकों का उपयोग करेगा उसे हेक्साडेसिमल नंबर कहते हैं। अब 0 से F तक की बात आ गई तो क्या होगा समझिएगा यहाँ पे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, यही होता है 0 से F तक। ये ऐसा क्यों किया जाता है वो भी समझ लीजिए। अगर हम एक जगह अगर मान लो 10 लिखते तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है कि 10 के बारे में बात हो रही है कि A के बारे में, 0 1 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसीलिए इसका एक अलग से नोटेशन दिया गया है। 10 को A लिखा जाता है, 11 को B लिखा जाता है, 12 को C लिखा जाता है, 13 को D लिखा जाता है, 14 को E लिखा जाता है और 15 को F लिखा जाता है बच्चों। तो ये याद रखिएगा। बेसिकली यहाँ पे यही पूछा गया था। तो हमसे पूछा गया था बाइनरी, तो देख सकते हैं इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, तो बाइनरी में सिर्फ 0 1 होता है, इसीलिए मेरा बाइनरी नहीं होगा। इसके अलावा ये भी बाइनरी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे बच्चों। अगला प्रश्न बढ़ने से पहले मैं बता दूं, वो बच्चे जो आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा सा ऑफर है। क्या है? क्लास। तो आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम प्लस मेंस बैच वो लाइव हो चुका है आपके अड्डा के ऐप स्टोर पे। जाइएगा, इस बैच में आप एनरोलमेंट ले लीजिएगा अगर आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो। चलिए, इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप देख सकते हो कि आपको मैथ्स की भी क्लासेस मिल रही है, रीजनिंग की भी क्लासेस मिल रही है, इंग्लिश की भी, जीए के भी, कंप्यूटर के भी, करंट अफेयर के भी, सबकी क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है। ये बैच जो है वो 4 जनवरी से लाइव है। तो वो बच्चे जो आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं इस बैच में जाके इनरोल कर लीजिए। और इनरोल करने के लिए आपको वहाँ पे कूपन कोड लगाना Y706 और इससे आपको प्री प्लस मेंस दोनों की कंप्लीट बैच वो आपको मिल जाएगी। जब ये बैच की बात उठी है तो थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं, वो बच्चे जो फ्रेशर हैं, फ्रेशर कहने का मतलब कि ये वो 2023 के और सारे एग्जाम देना चाहते हैं, वो बैंक महापैक से जुड़ जाइए। बैंक महापैक में है क्या? तो अभी डबल वैलिडिटी का ऑफर चल रहा है। डबल वैलिडिटी कहने का मतलब ये है कि आप आप 1 साल का इनरोलमेंट लेते हैं और आपको 2 साल का इनरोलमेंट वहां पे मिल जाता है बच्चों। तो ये मेरा कहना है आप लोगों के लिए, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वो बैचेज हैं जिसमें आप इनरोलमेंट लेके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आरबीआई असिस्टेंट 2023 की डेडिकेटेड बैच है, यानी सिर्फ इसमें आरबीआई असिस्टेंट की क्लासेस आपको मिलेगी, जो 4 जनवरी से बैच ये स्टार्ट है। तो काइंडली आप वो बच्चे जो आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं इस बैच में जाके इनरोल हो जाइएगा। किसी तरह की अगर क्वेरीज होगी, किसी तरह का होगा, आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आपके उन सवालों का जवाब किया जाएगा। रही बात कूपन कोड की, तो मैंने बता दिया Y706 कोड लगाइएगा, आपको दोनों बैचेस प्री मेंस ये सब मिल जाएगा। ये आपका अपना ही कोड है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। इन ए टेम्पररी होल्डिंग फॉर डेटा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो याद रखिएगा करता क्या है? टेम्पररी डेटा को होल्ड करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को, यानी कि डेटा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी होल्ड करता है। तो वो कौन सा पार्ट है दोस्तों? तो बच्चों वो आंसर हमारा होगा रैम। रैम जो है वो मेरा टेम्पररी डेटा स्टोर करता है। टेम्पररी डेटा स्टोर करने का मतलब क्या है कि रैम बेसिकली का नेचर क्या होता है? तो ये मेरा वॉलेटाइल नेचर का होता है। ये वॉलेटाइल नेचर कहने का मतलब ये हो गया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें जो भी डेटा रहेगा वो अस्थायी के रूप में स्टोर रहता है, अस्थायी रूप में। ठीक है, अस्थायी कहने का तात्पर्य यह होता है कि जब तक कंप्यूटर चलेगा तभी तक डेटा रहेगा, इसमें कंप्यूटर बंद, डेटा खत्म, तो इसीलिए कहा जाता है इसे वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, और इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। इसके अलावा वॉलेटाइल में और क्या क्या आ जाता है? तो कैचेस भी हमारा वॉलेटाइल मेमोरी है। हम रजिस्टर का नाम आपने सुना होगा जो बेसिकली सीपीयू में इस्तेमाल होता है, ये भी हमारा वॉलेटाइल मेमोरी है दोस्तों। तो रजिस्टर, कैचेस, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, चलिए, लेकिन ये सब क्या है? ईपी रोम, पोरोम, पी रोम, रोम, ये सब एक रोम का टाइप होता है। और जितना भी दुनिया का रोम है वो सब मेरा नॉन वॉलेटाइल होता है। यानी नॉन वॉलेटाइल कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें जो भी डेटा होता है वो अस्थायी रूप में स्टोर रहता है। किस रूप में स्टोर रहता है? तो वो अस्थायी रूप में स्टोर होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे।
द कंटेंट दैट कंबाइंस, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं, कोई क्वेरीज होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट पे भी काम करूंगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं बच्चों। ये सवाल क्या कहा गया है? द कंटेंट दैट कंबाइंस contents from text, sound, graphics, motion, waves and animation is called। कहने का मतलब है एक ऐसा कंटेंट जिसमें टेक्स्ट भी है, जिसमें साउंड भी है, जिसमें ग्राफिक्स भी है, जिसमें मोशन वेव्स भी है और एनिमेशन में है, तो एक कंप्लीट सिनेरियो को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अगर ऐसा कुछ आपको मिल रहा है जिसमें टेक्स्ट भी मिलता है, जिसमें आपको ऑडियो भी मिलता है, जिसमें वीडियो भी मिलता है, तो टेक्निकली उसे हम लोग कहते हैं मल्टीमीडिया। आप नोटिस करना, बड़ा अच्छा इसको अगर समझना अगर चाहते हो ऐसे समझो कि एक दौर था जब मोबाइल फोन हमारे कीपैड में चलते थे, सिर्फ हम कॉलिंग कर पाते थे, तो उसे हम लोग सेल फोन कहते थे, ठीक है, जनरल सा सेल फोन के नाम से जाना था। मोबाइल फोन कहते थे, क्यों? क्योंकि मोबाइल कर सकते थे, मोबिलिटी का ऑप्शन था, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते थे। लेकिन पहले जो फोन था वो किसी डेस्क पे रहता था, लेकिन जब मोबाइल आया तो हम बातें घूम घूम के कर सके, मूव करके बात कर सके, इसीलिए उसका नाम पड़ा मोबाइल। उसके बाद वो मोबाइल जब अपग्रेड हुआ तो उसमें हम लोग फोटो क्लिक करना स्टार्ट कर दिए, उसमें इमेजेस देख सकते थे, छोटी छोटी वीडियोस वगैरह देख सकते थे। चूंकि इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट ये सब एक साथ मिला, इसलिए उसे कहा गया मल्टीमीडिया हैंडसेट। इसलिए उसे क्या कहा गया? मल्टीमीडिया हैंडसेट कहा गया। आप सुने होंगे कि उस दौर में हम लोग कहते थे मल्टीमीडिया मोबाइल मेरे पास है। मल्टीमीडिया मोबाइल कहने का मतलब यह है कि उसमें आपको वीडियो भी मिल रहा है, उसमें आपको ऑडियो भी मिल रहा है, उसमें आपको टेक्स्ट भी मिल रहा है, सारी चीजें आपको मिल रही है जो मल्टीमीडिया के कैटेगरीज में आता है, इसीलिए उसे मल्टीमीडिया हैंडसेट कहा जाता है। जमाना थोड़ा और आगे बढ़ा और आज आपके पास है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन कहने का मतलब है कि हम लोग क्या कहते हैं? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन यानी कि ऐसा डिवाइस जो स्मार्टली हर काम को करता है। स्मार्टली हर काम कहने का मतलब है कि आपका बैंक भी मोबाइल है दोस्तों, आपका कॉलिंग डिवाइस भी मोबाइल है, आपकी क्लासेस भी मोबाइल है, और आपका हॉस्पिटल, आपका फिटनेस ट्रेनर, आपके हर तरह के कोचेज, हर तरह की चीजें वो आपके मोबाइल में ही अवेलेबल है। दैट्स व्हाई नॉन एज अ स्मार्ट डिवाइस। स्मार्ट किसे कहते हैं भाई? जो कम समय में हर काम को आसानी से कर दे, उसे स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट आदमी हम लोग कहते हैं। तो वही है, इसीलिए हम लोग कहते हैं स्मार्टफोन। मल्टी चीजें वहां पे अवेलेबल है। मूवी तो देखना चलो पहले से चला रहा था, लेकिन अब आपका बैंक का भी काम कर रहा है, क्लास का भी काम कर रहा है, हर तरह का काम है वो आपका मोबाइल फोन कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं स्मार्टफोन। ठीक है, तो ये एक सबके नाम के पीछे ही उसकी कहानी छुपी है और उसमें बहुत सारा आंसर छुपा हुआ है। अगर इस पे कभी अगर सोचोगे किसी का नाम ऐसे क्यों पड़ा, तो बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलता जाएगा। अगर उन सवालों का जवाब आपको मिलता गया तो आपके एग्जाम में भी कवर होते जाएंगे। तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो थोड़ा सा कभी अगर समय लगेगा, कभी मौका लगेगा तो सोचिएगा इन चीज़ों के बारे में। वैसे मैं टाइम टू टाइम आपको यहाँ के बताता रहूँगा कि किसका क्या है, क्या नाम पड़ा है, कैसे पड़ा है। जो वहाँ पे टॉपिक आती रहेगी मैं उस पर चर्चा करता रहूँगा, ठीक है। लेकिन आप भी थोड़ा इस पर सोचिएगा, आपके लिए भी बहुत अच्छा एक पॉइंट बनता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है जिसको भारत में डेवलप किया गया है? तो दोस्तों बेसिकली याद रखिएगा, परम नाम का सुपर कंप्यूटर, बेसिकली परम 8000 जो था वो भारत में डेवलप किया गया था, पहला सुपर कंप्यूटर। उसके बाद परम युवा 2 परम का सीरीज चला जो भारत में डेवलप हुआ। तो बेसिकली परम नाम का सुपर कंप्यूटर जो भारत में डेवलप हुआ, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। सीडेक तो कंपनी की नाम थी, ठीक है। उसी तरह क्रे जो है, तो क्रे नहीं कह के इसके हम लोग क्रे 1 कहेंगे, ये विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। तो क्रे 1 विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ऐसे करके। और परम की पूरी सीरीज है वो भारत में ही डेवलप करी गई थी, ठीक है। सुपर कंप्यूटर से भी कुछ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, वो भी हम यहां पे कवर करेंगे आने वाले समय में। तो फिलहाल आप समझिए ऐसे से क्वेश्चन है जो आपके आरबीआई असिस्टेंट 2015 में पूछे गए थे। तो थोड़ा इसी स्टैंडर्ड का हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ये मानसिकता के साथ आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड पे आप काम कर रहे हैं जो एक डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है। द बेस्ट वे टू मूव 4th लाइन टू द प्लेस आफ्टर द 5th लाइन। आप अभी 5वें लाइन में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप मेरा मन कर रहा है कि मैं फिर 4थे लाइन में आ जाऊं या फिर 3रे लाइन में आ जाऊं, दूसरे लाइन, तो कौन सा तरीका है जो सबसे बेस्ट होगा? जो ऑप्शन दे, या तो हम सिंपल सा बात है, अगर लिखा रहता है कि क्या बोलते हैं, एरो की से ऊपर कर चले जाते, लेकिन एरो की नहीं है तो और क्या कर सकते हैं? अच्छा हाँ, ये 4थे लाइन को 5वें मतलब पूरा कंटेंट को उठा के एक जगह से, मतलब 5वें लाइन से पहले हमको पेस्ट कर देना है, ठीक है। आंसर ही मैंने बता दिया। तो बच्चों याद रखिए, कट और पेस्ट है। कट और पेस्ट करके हम लोग ये काम कर सकते हैं कि 4th लाइन को हम लोग 5th लाइन से पहले वहां पर रख सकते हैं, यानी कंटेंट को कॉपी पेस्ट। 5वां लाइन में जो कंटेंट था उसको 4थे लाइन में डाल सकते हैं, वो बाय यूजिंग ऑफ कट एंड पेस्ट। कट और पेस्ट करके काम ये कर सकते हैं, ठीक है। कट पेस्ट
और कॉपी, ये बहुत यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा कि जब हम लोग कट करते हैं तो उसका ओरिजिन में कोई डेटा नहीं रहता, यानी ओरिजिन से ही उठा लेते हैं, लेकिन जब कॉपी करते हैं तो ओरिजिन में भी डेटा रहता है। जब कॉपी करेंगे तो सोर्स और ओरिजिन, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों में रहता है डेटा, लेकिन कट करेंगे तो सोर्स से डेटा हट के वो चला जाता है डेस्टिनेशन में। तो यही दोनों फर्क है। पेस्ट का मतलब ही है कि हमारा दूसरे जगह पे रख देना। थोड़ा कभी शॉर्टकट की भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस भी, ये तो नॉर्मल सा है, और ये हमारा कंट्रोल प्लस एक्स और ये कंट्रोल प्लस सी, ये तो सबसे आसान शॉर्टकट की में से एक है, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस भी, तो कट और पेस्ट करके ये काम हम लोग कर सकते हैं। अगला सवाल पे आते हैं। होम पेज इज, होम पेज किसे कहते हैं? किसी भी होम पेज समझते हो ना, जब अड्डा का साइट खुलता है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, एक सेकंड। ये दैट इज द होम पेज, ये मेरा होम पेज है, जहां से आपको, मेरा जो अड्डा का स्टोर है हमारा, ये आपका होम पेज है, जहां पे आपको सबकी क्लासेस चल रही है यहाँ पे, और इन्हीं सारे कोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। दैट इज द होम पेज। अब इसके अंदर हम जाएंगे, जैसे बैंकिंग के अंदर हम बैंक महापैक में चले गए, तो हमें ये इसके अंदर दिख रहा है, ये सारा ये हो गया। ये होम पेज नहीं होगा, होम पेज मेरा फर्स्ट वाला ही होगा। तो वो होम पेज था और ये उसका सब पेज है, ठीक है। तो हम इसके देख सकते हो यहाँ पे हर कोर्स में आपका डबल वैलिडिटी चल रहा है। तो वो बच्चे जो 12+12 के करना चाहते हैं, यानी एक साल के साथ दूसरे साल का कोर्स आपको मिलेगा, वो आप बैंक महापैक से जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा बात उठी गया है क्वेश्चन के साथ, तो जिक्र कर ही देते हैं। दोस्तों, बैंक महापैक प्लस में आपको ऐसे जाना है और बैंक महापैक में चले जाइएगा, तो यहाँ पे आपको बैंक का भी कोर्स मिल रहा है और साथ ही साथ एसओ वगैरह का भी कोर्स, यानी रेगुलेटरी बॉडी का भी कोर्स मिल जाता है। आप व्यू ऑफर में जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे, और देख रहे हैं यहाँ पे कोड आपको क्या लगाना है, तो याद रखिएगा Y706 कोड लगा के। आप देख सकते हैं 12+12, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 12+12 2 मंथ किया, 2 साल का आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है, और मात्र 7,000 में, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि आप इस तरह अगर इनरोल कर लेते हैं तो आपको 2 साल का बेनिफिट होता है। बात है कि सर 2 साल क्यों? तो बात ये है कि कुछ ऐसा एग्जाम होते हैं जो आप देखते होंगे, जैसे अभी की मैं बात करता हूँ, एसबीआई का एग्जाम चल रहा है। एसबीआई का एग्जाम है जो कवर 2023 में भी चला जाएगा, मेंस होते तो 2023 चला जाएगा। तो इसी तरह एग्जाम, अगर संपूर्ण एग्जाम की बात करते हैं तो कुछ इस साल का मंथ लेता है, कुछ इस साल का मंथ। तो टेक्निकली जब हम उस साल में चले जाएंगे और हमें एसबीआई मेंस का एग्जाम देना है, मेरे को टेस्ट सीरीज चाहिए, मेरे को क्लास चाहिए, तो अचानक फिर से मैं कोर्स ज़्यादा दाम देके क्यों परचेज करूँ? तो वहाँ पर सिंपल सा बात है, अगर मेरे पास ये वाला ऑप्शन है 12+12 वाला, तो इससे क्या होगा, कंप्लीट 2 कैलेंडर ईयर का मेरे पास एक्सेस होता है। इससे फायदा ये होता है कि वो एग्जाम जो लास्ट टाइम में भी होता है, जैसे नवंबर दिसंबर में अभी जैसे एसबीआई का एग्जाम हो रहा है, तो वो एग्जाम जो 23 तक भी जाएगा, उसी तरह 23 का एग्जाम लास्ट वाला जो कुछ 24 तक जाएगा, वो भी आप एक्सेस कर पाओगे। ये आपको खासियत यहाँ पे मिल जाती है इतने ही चार्जेस में। तो मेरा सलाह ये है कि आप बैंक के वो बच्चे जो फ्रेशर हैं, फ्रेशर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो हर एग्जाम को अटेम्प्ट लेना चाह रहे हैं कि नहीं मेरे को हर, या ये बैंक महापैक प्लस से आप जुड़िएगा, आपको इसमें आरबीआई असिस्टेंट वाला भी बैच मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आईबीपीएस, एसबीआई, ये सारा बैच मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चर्चा यहाँ पे हो गई है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ। तो बच्चों, यहां पे मैं बात कर रहा था होम पेज क्या है। होम पेज क्या है? तो बेसिकली याद रखिएगा, होम पेज, अरे यार, तो होम पेज क्या है दोस्तों? तो अ वेब पेज दैट आइडेंटिफाई द वेबसाइट। एक वेब पेज है, दो वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है, उसे हम लोग होम पेज कहते हैं। होम पेज, वेबसाइट, और समझिएगा पहले चीजों को मैं समझा देता हूं। पहले सबसे पहला वेब पेज क्या होता है? तो वेब पेज क्या होता है? वैसा वेबसाइट, वैसा पेज या वैसा डॉक्यूमेंट जिसमें एचटीएमएल जैसे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मल्टीमीडिया भी होता है, यानी एचटीएमएल का इस्तेमाल किया जाए, मल्टीमीडिया का डॉक्यूमेंट है और वो वेब पे अवेलेबल है, तो उसे हम लोग वेबसाइट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, वेब पेज कहते हैं। उसे हम लोग वेब पेज कहते हैं। दोबारा मैं बताता हूं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें एचटीएमएल जैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मल्टीमीडिया कंटेंट है और वो मुझे वेब पे अवेलेबल है, दैट मींस इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो उसे हम लोग वेब पेज कहते हैं। और ऐसे मल्टीपल वेब पेज के कलेक्शन को हम लोग वेबसाइट कहते हैं। और उसी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे हम लोग होम पेज कहते हैं। यही सब में फर्क है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ होम पेज क्या है? तो होम पेज होता है अ वेब पेज दैट आइडेंटिफाई द वेबसाइट, जो है वेबसाइट को आइडेंटिफाई करवाता है, उसे हम लोग कहते हैं वेब पेज, ठीक है। आगे की बात, होम पेज।
चलिए हो गया शायद। चलिए तो दोस्तों ये हो गया आज का टॉप क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ जिक्र किया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर रेगुलर आप मेरे क्लासेस यहाँ पे चाहते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बार बार मैं कह रहा हूँ फुटफुल कमेंट भी नीचे जरूर डालिएगा, आप हमसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, ठीक है। रोजाना अब ये वीडियो आपको सुबह 5 बजे मिल जाएगी। आप लाइव देखें मच गुड, अगर नहीं देखना लाइव का समय मिलता है तो बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन हाफ एन आवर का समय जरूर निकालिएगा इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो सारे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। तो आप रोजाना इस वीडियो को हाफ एन आवर समय निकाल के देखिएगा जरूर, ठीक है। कैसा लगा सेशन ये मुझे जरूर बताइएगा, और अपना रिव्यू भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।